इसी तरह हो सके। तो आपका पहला टारगेट तो कांग्रेस को कमजोर करना ही होगा, क्योंकि जो भी कॉरपोरेटर है बीजेपी वाला तो कोई आएगा नहीं, न तो बीजेपी का विधायक आएगा, तो कांग्रेस को नुकसान करके भाजपा को फायदा नहीं, ऐसा देखिए, पॉलिटिक्स में आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई ना कोई तो हारता है, कोई जीतता है। अगर आप जो बात कर रहे हैं कि इनका फ़ायदा इनका नुकसान, वो तो कोई नौकरी हो जाएगी, ग़ुलामी हो जाएगी। डेमोक्रेसी में कोई जीतना तो हमारा काम है, हारेंगे जनता तय करेगी या जीतेगा वो अल्लाह जनता तय करेगी। तो कांग्रेस भी को भी हराएंगे, बीजेपी को भी हराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कैसा पिक एंड चूज़ कर सकता हूँ? कोई भी पिक एंड चूज़ नहीं कर सकता ना। जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि मैं जीतूँ, और जब मैं जीतने के लिए काम करूँगा तो कोई हारेगा। तो हम तो जीतने के लिए काम करेंगे, तो बीजेपी भी हमारे खिलाफ होगी, कांग्रेस भी होगा और कई लोग भी होंगे। खासकर जो नॉन बीजेपी अलायंस है, नॉन बीजेपी पार्टीज है, उनका तो यही कहना है कि जहां जहां आप गए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो और अब यूपी, सुनिए, तो कम से कम बीजेपी को ही फायदा होगा। और मुस्लिम वोट बैंक है, उसको तोड़कर बीजेपी को अगर 3% भी फायदा हो जाता है तो 3% में तो पूरी सरकार गिर जाती है और बन जाती है। नहीं, सही है। एक बात हम नहीं समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं बनता गुजरात में। किसकी वजह से? हमारी वजह से। हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े, बीजेपी 300 जीत जाती, हमारी वजह से। हाँ, और फिर यहाँ से गुजरात के 30 से ज़्यादा उनके एमएलए बीजेपी में भाग जाते हैं। तो क्या हम गुलाब जामुन खिलाए थे उनको? भाग जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? रहा सवाल बिहार का, हम तो बिहार के चुनाव से पहले कहा था आरजेडी को कि हमसे अलायंस कर लीजिए, हमको इतने सीट दे दीजिए। आपने मजाक उड़ाया हमारा। और फिर हम तो 19 सीट लड़े, 19 में 5 जीते, 9 पर तो गठबंधन जीता हमारे खिलाफ, और 6 बीजेपी जनता दल जीती। तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये जो इल्ज़ाम लगाने का एक ही मकसद है कि मुसलमान अपनी कोई लीडरशिप को पैदा ना करे, पॉलिटिकल लीडरशिप को। मुसलमान यूनाइट होकर अपनी पार्टी को वोट ना दे। वो ये चाहते हैं कि जिस तरह मुसलमानों का एक्सप्लॉइटेशन करते रहे, उनको सिर्फ वोट लेते रहे, उनकी लीडरशिप को नहीं क्रिएट किया। और उसी वजह से आज भारत में दलितों के साथ अगर किसी का अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर लिटरेसी रेट कम है, या ग्रेजुएट्स कम है, या फिर उनके जो इलाके हैं वहाँ पर अंडर डेवलपमेंट है, ये सब उसी की वजह से है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सही बात कही थी कि जो समाज भारत के इक़्तिदार के तालों को खोलेगा, वो चाबी क्या है? आपका पॉलिटिकल लीडरशिप। और वही काम कर रहे हैं। उसमें बुरी बात क्या? तो खुश होना चाहिए कि हम संविधान को एतमाद दिला रहे हैं, संविधान में डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं। इनको लगता है कि नहीं, ये नहीं काम होगा, क्योंकि आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हिस्सेदारी की आप बात नहीं करेंगे। लेकिन आज आप यहाँ अतीक अहमद को मिलने के लिए जेल भी पहुंचे थे, जेल प्रशासन ने मना कर दिया। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गुजरात की जनता को कि जिनके ऊपर दर्जनों आरोप है, जो गुजरात के एक बिजनेसमैन को अगवा करने के आरोप में यहाँ साबरमती जेल में बंद है, उनको मिलने जाएंगे तो क्या ये मुस्लिम का एक बात सुनिए, यहाँ पर एक लेडी मिनिस्टर होती थी गुजरात में, उनको कोर्ट ने सजा दे दिया ना, अभी तक बाहर है पेरोल पे। क्या बात है? वो एमपी है भोपाल की, या भोपाल या मध्य प्रदेश की, उन पर तो ग्रेव क्रिमिनल ऑफेंसेस है ना। तो और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार में 100 एमएलए हैं बीजेपी के, 37 उन पर क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं। कौन करा नहीं है? कोर्ट डिसाइड करेगी ना। आप और हम तो उनको किसी को गिल्टी नहीं कह सकते। कोर्ट जब कहेगा गिल्टी तो गिल्टी, उस वक्त तक इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। मगर यहाँ पर क्या होता है कि नाम अतीक हो या मुख्तार हो या शहाब हो, तो क्या बोलते हैं? गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। तो ये कैसा होगा? ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। लेकिन गुजरात की जनता, अभी चैनल पर इंटरव्यू आपका, बहुत सारी चैनल ने इंटरव्यू लिया, हमारी चैनल पर चलेगा, कल अखबार में छपेगा कि अतीक अहमद को आप मिलने आए, तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में तो आपकी ये पूरी बाजी फेल हो जाएगी। नहीं, गुजरात को हम आए गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा करने, हमारे कॉरपोरेटर्स से मुलाकात करने, और वो यहाँ पर है, हमारे पार्टी में आए हैं वो। तो क्या जब बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता, जब समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ, अजमेर का ब्लास्ट हुआ और मालेगांव का ब्लास्ट हुआ, जाकर नहीं मिले उन लोगों से जेल में? सबसे मिले ना। उस वक्त क्या मैसेज गया? अब तो एक तो एक्यूज्ड भी है मालेगांव की, और वो एमपी भी है।
तो क्या अतीक अहमद को यूपी इलेक्शन के लिए आप जोड़ना चाहते थे? वो तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं हमारे पार्टी को, ऑलरेडी ज्वाइन है। उनकी भाभी ने पार्टी में मेंबरशिप ली, शामिल हुए, मेंबर बने। तो गुजरात में आपके साथ बीजेपी वाला तो कोई आएगा नहीं। कांग्रेस से क्या आपको लगता है, जैसे कि कॉरपोरेटर को आप मिल रहे हैं, यहाँ अभी आप मीटिंग भी करने वाले हैं, कांग्रेस से इतने कॉरपोरेटर या इतने विधायक आने की संभावना है आपके पास आने की? क्योंकि कांग्रेस में भी कुछ संगठन के लेवल पर अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं, कांग्रेस है ही कहाँ है कांग्रेस? हम तो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं गुजरात की पॉलिटिक्स में, और जो हमसे सहमत है, जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हम बराबर उनका वेलकम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या अभी अंडरटोन किसी से बात हो रही है, या आप अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई आपसे मिलना? हमारी पार्टी, जनाब साबिर भाई साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी पार्टी के पोस्ट होल्डर्स और सब मेहनत कर रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। कई लोग उनसे टच में हैं और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि बहुत से लोग आएंगे। गुजरात में अभी पूरी की पूरी टीम को बदल दिया, 100% टीम बदल गई, मुख्यमंत्री से लेकर जूनियर मिनिस्टर तक। तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का कि विफलता है? नहीं, ये खैर इनका इंटरनल मैटर है, और मेरी नेक तमन्नाएं नए मुख्यमंत्री, उनके बेस्ट विशेस अच्छा काम करें, उम्मीद करते हैं, करेंगे नहीं करें अलग बात है। मगर अमित शाह होम मिनिस्टर ने आज से 1.5-2 महीने पहले मीडिया में कहा था कि रूपानी ने बहुत गजब का काम किया है, किसमें, कोविड सेकेंड वेव में, सर्टिफिकेट देकर गए थे। अब वो फिर बाद में उनको हटाने के बाद वही बीजेपी के लोग लीक करते हैं कि वो काम ही नहीं किए। तो सच क्या है फिर? ये वो सच बताएं, सच क्या है, किस लिए हटाया गया उनको? दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल, शायद हिंदुओं से बढ़कर मुस्लिम लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आप, और बड़े बड़े लीडर में नाम नहीं लेना चाहता, चीफ मिनिस्टर लेवल के राष्ट्रीय नेता भी बोल चुके हैं कि बीजेपी को जहां जहां फायदा है, तो क्या बीजेपी के साथ आपकी कोई अलायंस है, छुपी अलायंस? नहीं, कहाँ है? देखिए, पार्लियामेंट का मेरा रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, बल्कि 2004 से निकाल कर देखिए, कहाँ पर मेरी हर स्पीच को पढ़ लीजिए। हमने बीजेपी को, कम्युनल फोर्सेस को, फासिस्ट फोर्सेस को हमने अटैक किया, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में वोट दिया। नहीं, वोट देना अलग बात है, लेकिन आप जब मैदान में उतरते हैं, सुनिए, तब वोट तो आपको मुस्लिमों का ही लेना है। सुनिए, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड भी एक प्रूफ है। पार्लियामेंट के बाहर हम 3 सीट लड़ते हैं। हैदराबाद बीजेपी को हराए, हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया। औरंगाबाद, जहाँ से आप ही के फ्रेटर्निटी के 24 साल के जर्नलिस्ट इम्तियाज़ जलील 21 साल के शिवसेना के MP को हराते हैं। और बिहार में किशनगंज हम लड़ते हैं। 3 लाख वोट हमारे मौजूदा विधायक और प्रेसिडेंट है अख्तर ईमान साहब को मिलते हैं। 350 कांग्रेस का MP जीतता है। भाई, मेरी वजह से कहाँ जीत रहे हैं? जीत इसलिए वो जीत रहे हैं क्योंकि हिंदू वोट उनके पास से भाग गया। वो कभी नहीं कहेंगे बात को, बोलना चाहिए ना इन लोगों, कांग्रेस के लोगों को। मुस्लिम वोट तो वही 6% का 6% रहा बीजेपी को पूरे भारत में। तो ये इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की। ये हार क्यों रहे हैं? राहुल गांधी क्यों हारे? मुस्लिम वोट से वजह से हारे, हिंदू वोट की वजह से हारे। पूछिए राहुल गांधी से। यहाँ से एक MP नहीं जीतता मुसलमान 84 के बाद से, किस वजह से? हम जब ये सही सवालात करते हैं तो इनको परेशानी शुरू हो जाती है। ये सवालात उठने चाहिए ना। ये डेटा है CSDS का, एम्पिरिकल एविडेंस है, इस पर तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो आपका ये कहना है कि बीजेपी की B टीम कांग्रेस है? देखिए, बीजेपी को अगर फायदा हो रहा है तो मेरी वजह से नहीं। बीजेपी जीत रही है तो इन तमाम सेकुलर पार्टियों जो अपने आप सेकुलर, उनकी वजह जीत रही है। इसलिए जीत रही है कि वो ये देश को बताना चाह रहे हैं कि हिंदू हम हैं। यही तो मुकाबला हो रहा है ना, सबसे बड़ा हिंदू कौन है। कभी आप तो फर्क नहीं दिखा रहे। आप जो फर्क दिखाएंगे कि भाई ये अंधेरा है और ये उजाला है, आप तो भाई आप अंधेरे को बोल रहे उजाला है, तो मैं क्या करूं उसमें? ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। आप जाइए अंधेरे में, मैं उजाले की तरफ जा रहा हूं। लेकिन देश में तो जब आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है तो गुजरात में वापस आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। बीजेपी 30 साल से यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि रातों रात सारा डेवलपमेंट हो गया, कई सारी कमियां हैं, खुद बीजेपी के वालों भी बोल रहे हैं। ऐसे में आपकी एंट्री, आपका थोड़ा सेक्युलर के नाम पर कुछ एक कम्युनिटी के ऊपर बोलना, तो ये पूरा माहौल गुजरात का बिगाड़ देगा, ऐसा नहीं लगता आपको? माहौल बिगाड़ देगा। 1960 में आपने परमिशन दिया भैंस काटने का,
हफ्ते में 212, 1960 में 60 साल हो गए। 60 साल में आप बोल रहे हैं कि 1960 में एक हफ्ते में 212 काटेंगे तो 2021 में भी 212 काटेंगे। बताइए, अब इसका जिम्मेदार मैं हूं। कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कौन सा कांग्रेस का लीडर प्रोटेस्ट कर रहा है गोधरा में? एमआईएम के लोग कर रहे हैं। ये कहाँ है बताइए ना। मेरे आने से माहौल क्या खराब हो रहा है? मेरे आने से तो इंशाल्लाह माहौल अच्छा होगा। ये जो अंधेरे के बादल है ना, खौफ के, छटेंगे इंशाल्लाह, खत्म नहीं होंगे, छटेंगे। हम तो लोगों को उम्मीद दिला रहे, हम ये कह रहे हैं कि डरिए मत। जीना तो है, एक जीना तो है, जाना तो सबको है भाई, कब तक डरेंगे? और हमारी वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है, ये बुनियादी सवाल है। किसकी वजह से बीजेपी जीत रही है बताइए? बीजेपी क्यों जीत रही है? मेरी वजह से जीत रही है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि ये लोग हरा नहीं सकते बीजेपी को, और हमको बोल रहे हैं कि तुम लोग बस गुलामी करो, खैदी बंद करो। तो नहीं होगा ना, हमको अपना हिस्सा चाहिए। यकीनन बीजेपी को हम हराएंगे। बीजेपी के खिलाफ तो हम ही तो वोट दे रहे हैं। 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में डेटा है जो कह रहा है कि मुसलमान वोट नहीं दिया बीजेपी को, 6% दिया, 14 में, 19 में भी दिया। माँ बाप की कितने जातों ने, कम्युनिटीज में कितना बढ़ गया वोट बीजेपी का। अगर आप मिलाएंगे एनडीए का वोट तो 51% बीजेपी को हिंदू वोट मिला है। ये बोलिए ना बात को आप, ये क्यों नहीं मानते इस बात को? इनकी जबानें बंद हो जाती हैं बात पर। और फिर डेवलपमेंट क्या हुआ बताइए मुसलमानों का? हम दरियापुर गए थे, आज जाकर देख कर आए। हम गोधरा में देखे, क्या डेवलपमेंट है वहां पर? कौन सा डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, यहाँ आपने बात की दरियापुर की, मैं जुहापुरा की बात करता हूँ, जो पहले बहुत बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। क्या बड़ी बड़ी? पूरा अहमदाबाद का मेडिकल वेस्ट वहां फेंका जाता है जुहापुरा में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये आपकी गलत जानकारी होगी। अरे फेंका जाता, आप हटा दिए तो अलग बात है। कौन सा डेवलपमेंट? नहीं, जो लोगों की लाइफस्टाइल थी उसमें इजाफा हुआ। अरे क्या लाइफस्टाइल में इजाफा? मैं घर नहीं बेच सकता हूँ डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में, लेकिन अरे क्यों नहीं बेच सकता मेरा घर? बताइए। नहीं, घर बेचने की बात नहीं, वो तो हर स्टेट में कुछ न कुछ ऐसे कानून होते हैं। ऐसा कानून क्यों रखेंगे आप? मेरी जायदाद, मेरा हलाल का पैसा आप तय करेंगे। घर नहीं बेच सकता मैं, वहां नहीं जाकर रह सकता, यहां जाके नहीं रह सकता मैं, क्यों? ये कानून तो है ना। ये कानून क्यों होना चाहिए यहाँ पर? आज इस जमाने, अगर आप बोल रहे हैं कि चलिए राइट नहीं हुए, तो फिर क्यों कानून है ये बताइए? आप तो बता दिए ना। आवाज तो उठनी चाहिए ना, तो कांग्रेस ने उठाई। तो हम उठा रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं। ये बातों की ना तो इंडिविजुअल कोई बाहर आए कि हमारी प्रॉपर्टी का ये इशू है। यही तो हम आवाज उठा रहे हैं। अब तो एक नया कानून बना दिया कि पुलिस स्टेशन के 500 मीटर में आप नहीं करेंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोर्ट को गए और कोर्ट ने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। आपने शादी के ऊपर कानून बनाया, उस पर भी कोर्ट ने स्टे लगाया, बहुत अच्छा फैसला आया। लेकिन लव जिहाद के मामले में ज्यादातर केसों में ऐसी बात पाई जाती है, और अभी वडोदरा से ये पूरा स्कैंडल शुरू हुआ था, तो पुलिस ने जो डिकोड किया है उसमें तो यही है कि हिंदू को टारगेट करो ये, और कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। देखिए, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी है? सुप्रीम कोर्ट कहता है प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट है भारत का संविधान में। हाँ, वो तो गुजरात। सुनिए ना, प्राइवेसी तो हो गया ना। आप कैसा कानून बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मैं मेरे घर में क्या खाऊंगा वो उसका राइट है। अरे आप तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है यहाँ, तो उसको नहीं मानेंगे क्या आप कैसे कानून बनाएंगे? 18 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में आप बोलते हैं कि फैसला करो। 18 साल में वोट डाल सकता हूं मैं, मगर 18 साल में मैं तय नहीं कर सकता हूं कि मेरा अच्छा क्या है, बुरा क्या है मेरे लिए। आप तय करेंगे? ये तो गलत बात है ना। ये गुजरात, कुछ अंतिम सवाल मेरे बचे हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है ओवैसी साहब कि जहां पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर आप देंगे, मान लीजिए कि आप चुनाव में लड़ेंगे, सारी सीट पर मान लीजिए कि लड़ेंगे, तो हिंदू कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटी को आपका मैसेज क्या होगा? आप क्यों हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं इतनी देर नहीं, में आपके जो स्टेप्स है। नहीं, क्या स्टेप्स है मेरे बताइए? क्या हमारे आज कॉर्पोरेटर, हमारे हिंदू कॉर्पोरेटर जीते हमारे पास? बिल्कुल, तो यही मैं चाहता हूं कि संदेश के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। डर की राजनीति से ऊपर उठना है हमको। कौन डरा रहा है यहाँ पर? सब डरा रहे हैं। एक तरफ ये डराते हैं, एक तरफ बीजेपी डराती है। दोनों डरा रहे हैं। दोनों डरा कर वो बोलते ना कि
ये अंग्रेजी में कहा होता है यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, तू मेरी पेट खुजा मैं तेरी पेट खुजाता हूँ। ये क्या बात है? आप बैठ के आप तो हमको जो तकलीफ हो रही है इन्हीं बातों से हो रही है। हम जब डेटा पढ़ते हैं, हम जब देखते हैं अपनी आंखों से, तकलीफ उस बात की होती है। रिवर फ्रंट बनता है, रिवर फ्रंट के पास बाजू किसका घर है बताइए? कौन किस हालत में रहता है? इसे तकलीफ नहीं होती क्या? यही बातों से हमारी जबान कड़वी हो जाती तो दुनिया समझती कि वो बोल रहा है। अरे भाई सच्चाई को बयान कर रहे हैं तो तकलीफ होगी ना हमको। तो क्या यहाँ लोकल माइनॉरिटीज ने आपको बोला कि हाँ हम अभी भी मुश्किल में है? नहीं, लोकल माइनॉरिटीज का छोड़िए, आप जब पढ़ते हैं, डेटा देखते हैं, सोशो आप तो ग्राउंड पर जाने वाले नेता है, तो क्या ये बात उभर कर आई है? बहुत सी बातें हैं। लीडरशिप की आवाज नहीं है, लीडरशिप नहीं है। हम लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं, इससे हमारी डेमोक्रेसी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, संविधान में एतमाद बढ़ेगा। बुरी बात क्या है इसमें? बुरी बात क्या है बताइए ना? जब हर पार्टी एक एक समाज को जिम्मेदारी दे रही है कि इनको मुख्यमंत्री बनाओ, इनको नेता बनाओ, इनको मंत्री बनाओ, इनको बनाओ, तो मुसलमानों को भी तो हिस्सा मिलना चाहिए। उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है इसे बताइए। बिल्कुल, तो ओवैसी साहब का यही एक पूरा नारा है कि भाई गुजरात में हम भाईचारा चाहते हैं। अभी कोई एजेंडा उन्होंने हमारे साथ डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एक बात पक्की है कि आने वाला चुनाव है वो कई तरह से मजबूत होने वाला है। एक तरफ है हिंदुत्व, विकास, और दूसरी ओर इंसाफ की बात भी होगी। तो देखना ये खास होगा कि ओवैसी साहब का नारा गुजरात के लोग किस तरह से लेते हैं। नमस्कार। मेरे लिए लॉकडाउन पिछले 12 सालों से है, जिसकी वजह से हम दुनिया में हैं। वो है हमारे मम्मी पापा। ये आपका मनोबल है, हार न मानना। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। मम्मी पापा के लिए मुझे इससे निकलना है। केबीसी के मन से ही ये सपना पूरा हो सकता है। देखिए कौन बनेगा करोड़पति, आज रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। जी हाँ, डॉक्टर हो या बेबी, सबको पता है इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एंटासिड है ओमी। एसिडिटी हो तो ओमी लो। પીઠમાં ખંજર જુઓ રાત્રે 9:25 કલાકે। ગોળીબાર જુઓ રાત્રે 9:45 કલાકે। જો બચવું હોય તો ચેતી જાઓ, અમે તમને કરીશું સચેત। અહીં ડગલે ને પગલે છે વિશ્વાસઘાત। શંકા કુશંકાની છે પરાકાષ્ઠા। અનૈતિકતાની સર્જાઈ છે હારમાળા। જો તમે રહેશો બેખબર તો ચૂકવવી પડશે મોટી કિંમત। માટે જ એલર્ટ રહેવું જરૂરી છે। ક્રાઇમ એલર્ટમાં દરરોજ રાત્રે 11 કલાકે। મસ્તીની મેજિકલ દુનિયા, કંઈક હટકે કંઈક તડકેદાર, ટ્રેન્ડિંગ તરખાટ, સાયન્સના સેન્સેશન્સ, સ્ટંટબાજી કે અખતરા, કલાકારોની કરામાત, વાયરલ વિડીયોઝની આલા ગ્રાન્ડ દુનિયા। અનોખી દુનિયા જો દરરોજ બપોરે 1:30 કલાકે। અને સમાચાર વિસ્તારથી જોઈએ તો હાલમાં પોર્નોગ્રાફી કેસમાં રાજ કુંદ્રાને જામીન મળી ગયા છે। 50,000ના મુચરકા પર જામીન મળી ગયા છે। ડર્ટી પિક્ચર મામલે મુંબઈ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી, ત્યારબાદ હવે તેને જામીન મળ્યા છે। 50,000 રૂપિયાના મુચરકા પર જામીન આપવામાં આવ્યા છે। તો સૌથી મહત્વના સમાચાર